Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. In today's video, we will be solving May-June 2021 paper which is of 1 hour. Code is 5054 variant 12. So let's begin. Our question 1 is, a student determines the circumference of a football. Which instrument gives a reading that is the circumference of football? तो फुटबॉल की circumference के बारे में अगर हम बात करें तो ये अगर फुटबॉल है, ठीक है, तो उसका सर्कमफेरेंस जो उसकी आउटर लाइन है दैट विल बी इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये आउटर लाइन है। तो कैलिपर्स इसके लिए काफ़ी ज़्यादा छोटे रहेंगे क्योंकि प्रिसीजन का मसला आ जाता है। कैलिपर्स के अंदर रेंज नहीं होती इतनी ज़्यादा। इसी तरह माइक्रोमीटर की भी इतनी अच्छी रेंज नहीं होती कि ये पूरा सर्कमफेरेंस को जो है वो मेजर करे। रूल इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रेट लेंस। तो रूल भी मेजर नहीं कर सकता। तो फाइनल ऑप्शन बचता है हमारे पास टेप यानी मेजरिंग टेप, जिससे हम पूरा सर्कमफेरेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं बिकॉज़ ये फ्लेक्सिबल भी होता है। दैट्स व्हाई वी चूज़ ऑप्शन नंबर 4 बी। क्वेश्चन नंबर 2, a coin falls from rest through the air and eventually reaches a constant speed. There is a resultant force acting on the coin due to the two forces P and Q shown in the diagram. What happens to force P and what happens to the resultant force before coin reaches constant speed? फॉर एग्जाम्पल हमने कॉइन नीचे फेंका, तो जैसे-जैसे स्पीड बढ़ती है उसी तरह बल्कि इसकी स्पीड शुरू में तो 0 होगी। जैसे-जैसे कॉइन नीचे जाता है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती रहती है और जिस तरह स्पीड बढ़ती है उस तरह एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती रहती है, ठीक है? अब अगर ये आता है कांस्टेंट पे, टर्मिनल वेलोसिटी पे आता है अगर ये, तो यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी 0। मगर वो क्या कह रहा है कि बिफोर रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे इसकी इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल और बढ़ेगी, ठीक है? 40 हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारी जो एयर रेजिस्टेंस है ये बढ़ जाएगी, यानी पी जो है वो एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है? और क्यू हमारा है वेट ऑब्वियसली। तो ये मैंने आपको बता दिया एयर रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है? अब वो कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स, अच्छा ये समझ में आ रहा है हमें बात कि एयर रेजिस्टेंस तो इंक्रीज़ होगी। तो ऑप्शन ए और बी तो गलत हो गए, सी या डी में से हमारा आंसर है। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ आर इक्वल्स टू एम ए। अगर यहाँ पे फोर्सेस डालें, रिजल्टेंट फोर्स बराबर होगी वेट के, यानी क्यू हो गया, और पी यानी एयर रेजिस्टेंस के। मैं यहाँ पे इसको ए लिख रहा हूँ एयर रेजिस्टेंस को। तो अब देखें, अगर हमारा वेट जो कि कांस्टेंट ही होगा वो है फॉर लेट्स से 100 है और एयर रेजिस्टेंस हमारी है 50, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी है वही 150। इसी तरह आगे हम आते हैं वेट प्लस, वेट तो हमारा 100 है, तो एयर रेजिस्टेंस अगर हम और लगाएं इसके साथ, बल्कि मैंने एक गलती यहाँ पे ये करी कि एफ आर में से हमें माइनस करना है एयर रेजिस्टेंस, ऐड नहीं करना, सॉरी माय बैड। यहाँ पे मैं वेट को माइनस करूँगा एयर रेजिस्टेंस से, तब मेरे पास आएगी रिजल्टेंट फोर्स। सो अगर हम माइनस करते हैं 100 में से 50, तो हमें 50 बचता है, ठीक है? अब क्योंकि एयर रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया कि इंक्रीज़ होगी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम ये करें कि एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ा के देखते हैं 60, तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी 40, ठीक है? अब नोट कीजिए, जिस तरह एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, उस तरह हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है, 20 आ गई। वेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ी, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कम हो गई, ठीक है? तो रिजल्टेंट फोर्स हमारी कम हो रही है, जबकि फोर्स पी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ व्हाई आवर आंसर विल बी सी। गॉट इट? Let's move to question number 3. Let's see. The diagram shows the forces acting on four identical solid blocks. Each arrow represents a force of 20 Newton. अच्छा, आगे कह रहा है वो which blocks are in equilibrium यानी बैलेंस, यानी रिजल्टेंट फोर्स जब 0 हो जाए, ठीक है? अगर हम पी की बात करते हैं तो एक फोर्स यहाँ से लग रही है, एक फोर्स यहाँ से लग रही है। तो अगर ब्लॉक कोई दोनों
जो उसके साइड से यहाँ से खींचता है तो उसके ऊपर फ़ोर्स 0 हो जाती है, 0 न्यूटन। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जब यहाँ से ही फ़ोर्स लगेगी 20 न्यूटन की, यहाँ पे भी फ़ोर्स लगेगी 20 न्यूटन की, तो एज़ अ रिज़ल्ट ये रिज़ल्टेंट फ़ोर्स 0 न्यूटन की हो जाएगी, यानी P बिल्कुल सही है। अच्छा Q में क्या है कि एक 20 न्यूटन की फ़ोर्स यहाँ से लग रही है, तो दूसरी फ़ोर्स यहाँ से लग रही है। तो ये एक तरह से टिल्ट हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है? तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम पोज़ीशन में नहीं आ रहा, जैसे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो R को देखते हैं, R भी ठीक है क्योंकि एक फ़ोर्स यहाँ से लग रही है, वही सेम फ़ोर्स यहाँ से लग रही है, तो जो 20 की रिजल्टेंट फ़ोर्स होगी वो 0 न्यूटन हो जाएगी। तो ये एक इक्विलिब्रियम पोज़ीशन में आ जाएगा। इसी तरह S में क्या है कि एक फ़ोर्स यहाँ से लग रही है, यहाँ पे लग रही है, दूसरी फ़ोर्स भी यहाँ पे लग रही है, तो ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पे रिजल्टेंट फ़ोर्स 0 के बजाय 20 थी, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन, जो कि है इनकरेक्ट, ठीक है? तो इस हिसाब से P और R जो है वो हमारे करेक्ट ऑप्शन है। P एंड R ओनली, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, a student did 3 changes that affect the stopping distance of a car. इंक्रीजिंग द ब्रेकिंग फोर्स को इंक्रीज करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड, ये चीज इफेक्ट करती है ब्रेकिंग डिस्टेंस को, ठीक है? दिस इज नॉट फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ये बात भी गलत हो गई। 3, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार बढ़ेगी, जिसकी वजह से ब्रेकिंग डिस्टेंस में भी टाइम लगेगा और फिर एज अ रिजल्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस पर भी इफेक्ट आएगा। ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। इसी तरह अगर शॉर्टर स्पीड होगी या लेस स्पीड होगी तो लेस होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है? तो जो फैक्टर बना हमारे पास वो सिर्फ 3 बन रहा है। डी विल बी आवर आंसर। 5 इज इजी क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट एट अ स्टेडी स्पीड। इन व्हिच डायरेक्शन डज द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द सैटेलाइट? ये अर्थ है, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा इस तरह से एक्ट करेगी व्हिच इज सेंटर, तो ये सेंटीमीटर फोर्स कहलाती है। ए विल बी आवर आंसर। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल देखें यूँ है ना, मैंने दिया हुआ भी है। तो जो फोर्स लगती है वो हमेशा सेंटर में लगती है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन स्पेस इज स्मॉलर देन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ की सरफेस से कम है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मून पर, सॉरी स्पेस में। A rocket is used to launch a satellite from Earth's surface into space. How are the mass and the weight of satellite affected as the satellite moves away from the surface of the Earth into space? ठीक है, अब बात बतानी है मास और वेट के टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा अर्थ, यहाँ से सैटेलाइट गई है स्पेस में और हमें बताना है मास के बारे में और बताना है वेट के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी कि ये अनचेंजेबल है। तो मास नेवर चेंजेस। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि बोथ द मास एंड वेट आर अनअफेक्टेड। वेट अनअफेक्ट होगा क्योंकि वेट जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है और मास इंडिपेंडेंट, तो इस हिसाब से ए गलत हो गया। बी में कह रहा था मास डिक्रीजेस, बिल्कुल गलत, मास अनचेंजेबल है। सी में कह रहा मास इंक्रीजेस, आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि पहली स्टेटमेंट वाले लिख दी। D में कह रहा था मास इज अनअफेक्टेड एंड द वेट डिक्रीजेस। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि जब ये सैटेलाइट यहाँ से यहाँ जाएगी तो इसका वेट अर्थ पे फॉर एग्जांपल अगर 100 है, 100 न्यूटन है, तो वहाँ पे 70 या फिर 80 न्यूटन होगा क्योंकि कुछ ना कुछ वेट डिक्रीज होता है यहाँ से वहाँ जाने में। ये बात ने आपने ऑब्जर्व भी की होगी कि अर्थ पे तो नॉर्मली चल रहे होते हैं, जब स्पेस में जाते हैं या मून पे जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट हमारे फ्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक तो ग्रेविटी भी कम होती है प्लस उनका वेट भी कम हो जाता है ऊपर जाके। तो ये वजह है और इसीलिए हमारा आंसर डी है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अ गैस air is trapped in a cylinder by a piston. The piston is moved inwards so that the volume of the air reduces. ये इसका एयर का इनिशियल वॉल्यूम है, ये है फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम था ज़्यादा, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया इसका
1, 2, 3, 4 है ना और यहाँ पे 1, 2 आ गया। तो अप्रॉक्सिमेटली बल्कि तकरीबन हाफ़ का ही फ़र्क है। एग्ज़ैक्टली हाफ़ का फ़र्क है। आगे कह रहा है द डेंसिटी ऑफ द एयर इन द syringe एंड द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.0012 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द एयर इन द syringe एट द फाइनल वॉल्यूम। इन्होंने इनिशियल हमें डेंसिटी बता दी है वॉल्यूम की, जबकि फाइनल हमें बताना है। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो जब डेंसिटी बढ़ती है वॉल्यूम हमेशा कम होता है, बिकॉज डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या था कि वॉल्यूम लेट से 4 था और यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, यानी जो हमें फाइनल वॉल्यूम बताना है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी इंक्रीज होगी ना। तो इनिशियल डेंसिटी हमारे पास थी 0.0012, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.0024। ठीक है, दिस विल बी अवर फाइनल डेंसिटी। सी विल बी आवर ऑप्शन। इसको करने के बहुत तरीके हम ऐसे भी कर सकते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 एंड V2, यह तरीका भी लग सकता है, मगर शॉर्टेस्ट और टाइम सेविंग वे मेरे हिसाब से ये होगा। क्वेश्चन नंबर ए, small forces, some forces are applied at different distances from a pivot. Which diagram show the force that produces the largest moment about the pivot? We have to talk about the largest moment and we have to calculate this. What is the formula for moment? Moment equals to force multiplied by distance, right? तो सबसे पहले अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 50 न्यूटन है और यहाँ पे 90 है, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 50 मल्टीप्लाई 90 4500। सॉरी मैंने यूनिट गलत लगा दिया है 4500। इसी तरह सी की बात करते हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 80 4000 आ जाता है। बी की बात करें, अब देखिए बहुत बच्चे ना जल्दबाजी में सॉल्व करना शुरू कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, ऐसा नहीं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मीटर, क्या लिखा हुआ है मीटर एम, इतनी बारीक चीज़ उन्होंने लिखी हुई है। अब बेचारा कोई जल्दी-जल्दी कह रहा होगा तो समझ में भी नहीं आएगा कि मीटर और सेंटीमीटर का फ़र्क है। इस तरह घुमाता है आपको एग्ज़ामिनर। तो मीटर को जब कन्वर्ट करेंगे, 2 मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में, तो इस तरह से करते हैं कि 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे 2 मीटर है, तो कितने सेंटीमीटर हो गए? 200। तो इसको ऐसे करेंगे 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 न्यूटन, व्हाट विल बी आवर आंसर? लेट मी कैलकुलेट इट। 6000। ऐसे भी कर सकते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए डिवाइड करके, जो दिल करे, मगर एक स्टैंडर्ड यूनिट में लाना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर में ले आए या तो मीटर में ले आए। यहाँ पर भी मीटर लगा हुआ है, ये हमारा हो गया 300 मीटर इंटू 80 5400। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोमेंट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? ऑब्वियसली बीम में हो रहा है, दिस विल बी आवर आंसर 9। द डायग्राम शोज अ चिल्ड्रंस वुडन प्ले टावर, which change to the tower makes it more stable। ये बात याद रखनी है, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ के बताता हूँ पहले। मेकिंग द टावर नैरोअर। अब देखिए कॉमन सेंस का सवाल है, वैसे तो टावर है, अब इसको हम और अगर पतला कर दें, तो ये तो अगर हल्की सी भी इस पे हवा या फोर्स लगे तो ये तो फौरन नीचे गिर जाएगा। इन्होंने कहा है स्टेबल चाहिए। मेकिंग द टावर टॉलर, ठीक है भाई टावर को उतना ही रखते हैं, मगर और लंबा कर देते हैं, तो हल्की सी फोर्स लगेगी ये नीचे गिर जाएगा। ए और बी में तो स्टेबल ही नहीं है। सी लोअर द सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल ठीक लिखी हुई स्टेटमेंट, रीजनल सेंटर ऑफ मास। अब इसमें क्या होता है, अब अगर सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट के टावर का यहाँ है और एक यहाँ है, ये है, हमने इसको राइज कर दिया और ये हमारा है लो। तो जहाँ सेंटर ऑफ मास लो होता है वो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लोअर द सेंटर ऑफ मास, स्टेबल द ऑब्जेक्ट। गॉट इट?
तो राइज़ करने से सेंटर ऑफ मास ये स्टेबिलिटी कभी नहीं बढ़ती, हमेशा लो करने से बढ़ती है। सो आवर राइट आंसर वुड बी सी और डी का मैंने आपको बता दिया इनकरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे राइज़ किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 Where on the graph is the limit of proportionality for an elastic solid? Limit of proportionality वो पॉइंट होता है when load and extension are not directly proportional. ठीक है, तो पॉइंट पी ऐसा है जहां तक ग्रेडियंट सेम है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी के बाद ये जो है वो एक दूसरे से लिंक होना खत्म होगा, यानी ये नॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पॉइंट पी एट पॉइंट पी देयर इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसके बाद से ये दोनों लिंक नहीं है आपस में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच इज आल्सो अबाउट एक्सटेंशन। अ वेट ऑफ 2 न्यूटन इज हंग फ्रॉम स्प्रिंग। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इज 6 सेंटीमीटर। ये एक्सटेंशन है, ये हमारी है फोर्स। A 2 Newton weight is removed and 8 Newton weight is hung from the spring. The spring does not pass its limit of proportionality. What is the new extension of the spring? एक्सटेंशन बतानी है, तो इसके लिए हम एक आसान मेथड लगा लेते हैं F1 अपॉन F2 इक्वल्स X1 अपॉन X2 F शो फोर्स while X indicates our extension। फोर्स वन सबसे पहली वो है 2 न्यूटन की और फोर्स हमारे पास है 8 न्यूटन की। X1 की जो एक्सटेंशन है वो है 6 सेंटीमीटर। सॉरी, ये X1 है, ये X2 है। X2 हमें निकालना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 द 48 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको x2 से, 48 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 24 सेंटीमीटर। दिस विल बी आवर फाइनल एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। सिर्फ एक्सटेंशन बतानी थी। अगर वो कहता है कि लेंथ बताओ फाइनल लेंथ, तो हम लेंथ प्लस एक्सटेंशन कर देते हैं, मगर यहाँ पे इस केस में से वो सिर्फ एक्सटेंशन मांगी हुई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 यानी बी। क्वेश्चन नंबर 12 An object is placed at a depth d below the surface of a liquid of density p. On which expression does the pressure on the object depend? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इन लिक्विड रॉ जी एच, ये सबको पता है। अब उसने बात क्या की है क्वेश्चन में? डेप्थ की यानी हाइट की, इसको वो डी कह रहे हैं, और कह रहे हैं डेंसिटी, और वो कह रहे हैं किस चीज पे डिपेंड होता है। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड रॉ जी एस पे डिपेंड होता है। वो बात कर रहे हैं डी और पी की, डेंसिटी को हमारे पी कहा हुआ है। तो पी और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई डी और पी मल्टीप्लाई होंगे तो जो है वो हमारा प्रेशर ऑफ लिक्विड बनता है। ऐड नहीं होते, ना डिवाइड होते हैं, ना डिवाइड होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं ऑलवेज। Question number 13 is interesting. The diagram shows the dimension of a box of mass m and weight w at rest on a table. What is the pressure on a table due to the box? Box की वजह से क्या प्रेशर लग रहा है? सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर यानी फोर्स और एरिया। तो फोर्स क्या होती है? वेट, और वेट वैसे भी न्यूटन में मेजर होता है ना, तो वेट विल बी आवर फोर्स, जबकि मास तो एक केजी में मेजर होती है। तो फोर्स के हमने लिख दिया डब्ल्यू, यानी ए और बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कौन सी डायमेंशन है जो कि इफेक्ट कर रही है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, या फिर लेंथ कौन सी है? जेड इज आवर लेंथ एंड ब्रेथ इज वाई, यानी चौड़ाई बेसिकली, जबकि एक्स हमारी हाइट है विच इज यूजलेस फॉर अस। और उन्होंने लेंथ को कहा हुआ है z और ब्रेथ को कहा हुआ है उन्होंने y। z y विल बी आवर आंसर, या y z, यहाँ पे y z लिखा हुआ है, एक ही बात है। d इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 which graph shows the relationship between pressure and volume of a fixed mass gas at constant temperature? Obviously
दिस विल बी आवर आंसर। प्रेशर और वॉल्यूम हमारे हमेशा इनवर्सली लिंक्ड होते हैं। आसान था ये वाला क्वेश्चन। 15 पे आते हैं, द वर्क डन बाय अ फोर्स F on a body is calculated by multiplying force with quantity Q. What is Q? वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल्कि एक मिनट गलती कर दी, सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर होता है मोमेंट में। याद रखिएगा, मोमेंट का फॉर्मूला भी ये होता है, मगर डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर होता है मोमेंट में। यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी, वो वर्क डन की बात कर रहा है। ठीक है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है। जैसे फोर्स एफ लग रही है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और जो उसका डिस्टेंस होगा, ये पिवट है, तो डिस्टेंस जो होगा उसका मेजर किया जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है, ये होता है वर्क डन में। तो पॉसिबल आंसर तो ए लग रहे हैं, मगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे हम सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तो मैंने बताया क्योंकि मूवमेंट में होता है, मगर यहाँ पे बात हो रही है वर्क डन की, बी भी गलत हो जाता है। द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वेलोसिटी तो होती ही नहीं है इसमें, सीओडी तो वैसे ही करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, ए विल बी आवर आंसर। Question number 16. A girl lifts an object of mass 1 kg from the floor and puts it on a ledge 2 meters above the floor. How much potential energy is gained by the object? Gravitational field strength दी हुई है 10। अब वो पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बताएं। आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एन जी एच। Mass is 1, gravity is 10, height is 2. Final answer will be 20 joules. B. आगे बढ़ते हैं। A copper rod is heated at one end. Which statement describe how the heat transfer occurs in the copper? किस तरह कॉपर में हीट ट्रांसफर होगी? कॉपर क्योंकि मेटल है, और मेटल में हमेशा हमेशा कंडक्शन होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और कंडक्शन में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये बात मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही बता रहा हूँ। ना एटम मूव करते हैं, ना मॉलिक्यूल मूव करते हैं, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ऑप्शन ए में कह रहे हैं एनर्जेटिक कॉपर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम कूलर टू द हॉटर, एंड वही बात हो गई कि मॉलिक्यूल मूव करते ही नहीं है, और हॉटर से कूलर की तरह मूव करते हैं, कूलर से हॉटर की तरह मूव नहीं करते। एक गलत हो गया। दूसरे में मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, डी भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं सी पे। एनर्जेटिक फ्री मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम कूलर टू हॉटर, एंड नहीं, हॉटर से कूलर एंड मूव करते हैं जब हीट ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल एक मेटल का बार है जो कि बना हुआ है कॉपर से, तो जब मैं यहाँ से इसको हीट दूंगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जो हॉट साइड है वहां से लेकर कूलर साइड पे जाएंगे, कूलर से हॉटर साइड पे नहीं आएंगे। एनर्जेटिक फ्री मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हॉटर टू कूलर एंड, ठीक है, डी इज आवर राइट आंसर। विच हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, मीडियम किस पे रिक्वायर्ड नहीं होता, ओनली इन रेडिएशन। रेडिएशन ऐसी चीज है जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर ले। 19. The list shows four physical properties. How many of these properties can be used to measure temperature? अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी चीजें यूज होती है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से कौन चीज चेंज होती है। जैसे एक मेटल का वायर है, अगर उसको हम हीट करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। या आप थर्मिस्टर की एग्जाम्पल लें, थर्मिस्टर में क्या होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, यानी टेम्परेचर नार्मली इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, वोल्टेज को भी इफेक्ट करता है। जब रेजिस्टेंस की बात आ रही है तो V इक्वल्स टू आई आर, रेजिस्टेंस और वोल्टेज की फॉर्मूला होता है पीडी वाला, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस इफेक्ट होगी तो वोल्टेज भी लाजमी इफेक्ट होगा। लास्टली अगर एक चीज है, पानी है बीकर में, इसको हम अगर हीट करे जाएं मुस्तकिल मुस्तकिल मुस्तकिल,
तो ये इसमें जो वाटर है थोड़ा बहुत लिक्विड का इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है? तो टेम्परेचर चेंज करने से ये तीनों चीज़ें चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा, जबकि मास एक अनचेंजेबल क्वांटिटी है, वो कभी भी चेंज नहीं होता टेम्परेचर की वजह से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 इज़ आउट ऑफ सिलेबस, इसको लास्ट कर देते हैं। 21 पर आते हैं। Which statement above about the thermal expansion of solid, liquids and gases is correct? पहली स्टेटमेंट है liquids do not expand. Liquids expand. No, liquids also expand. Is incorrect. Liquid expand more than gases but less than solids. Incorrect. Liquids expand more than solid but less than gases. Yes, this is right statement. डी में कह रहा है लिक्विड एक्सपेंड द सेम अमाउंट एज सॉलिड बस लेस देन गैसेस, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इसमें आ जाती है बात। तो मैं बता भी देता हूँ, यहाँ पे सॉलिड सबसे ज्यादा लीस्ट एक्सपेंड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आईएनएस, वाला आईएनएस नहीं, ये फोर्सेस वाला आईएनएस है, ठीक है? और गैसेस हमारे लीस्ट एक्सपेंड करते हैं, सॉरी मोस्ट एक्सपेंड करते हैं। क्या वजह होगी इसकी? यही कि फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं, जबकि लिक्विड गैसेस से ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं और सॉलिड से लेस, मोर देन सॉलिड, लेस देन गैसेस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 21 हो गया, 22 पर आते हैं। विच लॉ डिस्क्राइब द शेप ऑफ लिक्विड एंड द अरेंजमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल? लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। टेक द शेप ऑफ कंटेनर, दिस इज राइट, दिस इज राइट। और नेट नॉट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अनइवन होती है। 23 पे आते हैं। एयर इज इन अ सील्ड कंटेनर और फिक्स वॉल्यूम इज हीटेड, द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो हमने क्या पढ़ा है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है? अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम फिक्स्ड है, जबकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। How do the molecules of air causes this increase in pressure? The molecule expand, molecule never expand. Remember this thing. The molecules move at the same speed. No, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी। जैसे कंटेनर है एक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हैं ऐसे, अब विदाउट हीट है ये। अब एक और कंटेनर मैं लेता हूँ, उसमें मैं इनको हीट करता हूँ, या सेम कंटेनर में मैं इनको हीट करता हूँ अगर, तो ये इनकी मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट है ये बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दे विल कोलाइड विद वॉल्स मोर फ्रीक्वेंटली। द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड हिट द कंटेनर मोर ऑफन, यस दिस इज करेक्ट। द मॉलिक्यूल मूव फार अपार्ट एंड हिट द कंटेनर मोर ऑफन। एक दूसरे से दूर तो होंगे, मगर ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो तेज भी तो मूव करेंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि फार अपार्ट हो जाएँ। वो करीब ही रहेंगे मगर तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ मूव करेंगे। सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। Question number 4 is about light. A ray of red light in air enters a semicircular block. Which diagram show the partial reflection and refraction of the ray? सबसे पहले तो हमें सबसे पहला काम हमें ये करना है भई कि बनाना है नॉर्मल। सबसे पहले मैं एक दफ़ा नॉर्मल बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसको मैं ज़रा सेंटर में ले आता हूँ। सॉरी, नॉर्मल यहाँ भी बन गई, नॉर्मल यहाँ भी बन गई। ऑलराइट, तो हम आगे आते हैं। तो ए में उन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन होने के लिए दोनों एंगल सेम होने चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी सेम नहीं है, इसको होना चाहिए था ऐसे, जो शायद सी या डी में बना हुआ है। ये भी गलत हो गया, रिफ्लेक्शन यहाँ पे सही होनी थी। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें नोट करनी है हमें।
तो यहाँ पे आती है इंसिडेंट रे, यहाँ से आके यूँ जा रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन सही है, अब चेक करते हैं रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब ये आ रही है एयर से, तो एयर है लेस डेंस, ग्लास में आ रही है, ग्लास है मोर डेंस। जब लाइट लेस डेंस मीडियम से ट्रैवल करती है मोर डेंस मीडियम की तरफ, ये बात याद रखिएगा कि हमेशा वो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? नॉर्मल से दूर भागती है लाइट, जब भी लेस से मोर जाती है, तो जब मोर से डेंस जाएगी तो उसका हो जाएगा वाइस वर्सा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए सीन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल ठीक दिखाई दी है, ओके सीन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है और नॉर्मल की तरफ जा रही है। देखिए नॉर्मल की तरफ जा रही है, यानी इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मल, व्हिच इज़ इनकरेक्ट। दैट इज़ व्हाई सी इज़ इनकरेक्ट। लेट्स सी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आ रही है लाइट और फिर यहाँ से जा रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल ठीक है, दोनों एंगल बिल्कुल बराबर हैं और लाइट ट्रैवल कर रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस, यही होता है लेस टू मोर में। दैट इज़ व्हाई ऑप्शन डी इज़ आवर आंसर। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, ये मैंने यहाँ पे लिखी है, इम्पोर्टेंट बात है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। द अरेंजमेंट इज शोन ऑन द फुल स्केल रे डायग्राम। ठीक है भाई, ये रे डायग्राम दे दी और आगे कह रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन बताओ। तो सबसे पहले मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, which is image size over ऑब्जेक्ट साइज। सही है। अब जूम करके इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या बनता है। ऑब्जेक्ट साइज ये रहा, बंद कर दें। ऑब्जेक्ट साइज ये रहा हमारा, ऑब्जेक्ट साइज ये रहा हमारा और इमेज ये रही। ठीक है, अब हमें देखना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं हमें वो नोट करने हैं। हम किस तरह करेंगे, इन्होंने अभी दिया हुआ है हमें कि 5 बॉक्सेस बराबर हैं 1 सेंटीमीटर के, तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, ये 5 बॉक्सेस बराबर हैं जब 1 सेंटीमीटर के, ये मैंने लगाया रेशो मेथड। तो 1 बॉक्स कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये हमें निकालना है कि 1 बॉक्स कितना होगा। तो आ जाता है 0.2। ठीक है, अब और यहाँ पे इन्होंने हम डेविएट फोकल लेंथ मार्क की हुई है उन्होंने। तो इसको चेक करने के लिए हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेंटर है, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस हैं। 10 को मल्टीप्लाई किया 0.2 से, क्या आंसर आता है 2। इसका मतलब हमने एक बॉक्स बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे भी लिखा होता है 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक। तो अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑब्जेक्ट के। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस हैं। ऑब्जेक्ट की 7 बॉक्सेस हैं। इन 7 बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बॉक्स से, तो आ जाएँगे 7 बॉक्सेस की वैल्यू। 7 को मल्टीप्लाई करते हैं और 0.2 से हमारा आता है 1.4। ठीक है? ये आ गया ऑब्जेक्ट का। अब मैं जाता हूँ इमेज की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बॉक्सेस हैं अप्रॉक्सिमेटली, बल्कि एग्जैक्टली 15 बॉक्सेस हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से, आंसर आता है हमारे पास 30, सॉरी 3 आंसर आएगा। ये मैंने किया है इमेज के लिए। ठीक है, समझ आ रही है? अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो डेफिनिटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनिटली रिप्लाई यू ना। इमेज साइज़ is 3, ऑब्जेक्ट साइज़ is 1.4, आंसर आता है 2.14। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं अगर, तो हो जाता है 2। ये लिख दिया आंसर। आसान क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था जितना लग रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। In which optical instrument is the distance between the object and the lens is less than the focal length of the lens? डिस्टेंस कम कब होता है?
कौन से केस में होता है? कैमरा के केस में, मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में, फोटोग्राफिक इन्लार्जर के केस में, प्रोजेक्टर के केस में। यहाँ पे हमने बनाई एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ये आ गया हमारा लेंस, ये हो गई फोकल लेंथ एफ, ये हो गई फोकल लेंथ एफ। सो ये हो गई फोकल लेंथ। अब जब ये इससे यहाँ पे हम मेजर करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है वो लेंथ से हमेशा कम कौन से केस में होता है? तो ये चीज़ आप याद कर लें कि ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में, जिसकी वजह से इमेज जो प्रोड्यूस होती है व्हिच इज़ वर्चुअल ऑलवेज़। वर्चुअल वो इमेज होती है दैट वी कैन नॉट कैप्चर विद स्क्रीन, ठीक है? तो इस ये जो केस है ये सीधा बनता है मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ये मैग्नीफाइंग ग्लास में इस तरह का होता है, ठीक है?